नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। पिछला हफ्ता आपने देखा, काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड रही। कई दिन ऊपर चला पर लास्ट में नीचे आ गया। तो अब अगला हफ्ता काफ़ी देखने लायक होगा। और इसमें मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, शुरू में एफपीओ आने के बाद तीन टाइप के इन्वेस्टर्स होंगे इसमें: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये जो रैली आई है इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, तकरीबन 17 रुपये तक की रैली आई है। तो यहाँ पर भैया कई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिनका शॉर्ट टर्म का लक्ष्य था वो निकल गए होंगे, पर कई लोग हैं जिनको अभी उम्मीद है और ऊपर जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई प्राइस पर फंसे हुए हैं इसके ऊपर। वो हो सकता है प्राइस 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, या कई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो निकाल नहीं पाए कुछ आशंका की वजह से, वो 200 रुपये पर भी फंसे हो सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे वो कैसे अपना प्रॉफिट या कम से कम जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको जल्दी से निकाल सकें आज के सिनेरियो को देखते हुए। तो आपने देखा लास्ट वीक दोस्तों, इसने हाई मारा था 17 रुपये के आसपास का, और उसके बाद लगातार लोअर सर्किट के बाद डाउन आ गया 15.10 पर। तो अब जो अगले 1 या 2 दिन आने वाले हैं वो बहुत क्रूशियल होंगे इसके लिए, क्योंकि 12 से 13 रुपये एफपीओ का प्राइस बैंड था। और उसके बाद अच्छी खबरों के बाद इसकी वैल्यूएशन कुछ ऊपर मानी जा सकती है। तो अगर ये 1 या 2 दिन तकरीबन 1 रुपये और नीचे आए, तो उसके बाद आप मान सकते हैं कि इसमें थोड़ा ऊपर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि जब अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास पहुंच जाता है कोई बैंक, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को अभी तो हम नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि एक तो बैंक इतने बुरे फेज से बाहर है, और दूसरा जो इकोनॉमिक स्टेटस है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटस है कंट्री का, बैंकिंग सेक्टर का, लोन्स वापस नहीं आ रहे, मोरिटोरियम में है कई लोन्स। तो उसकी वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू बता पाना मुश्किल है। पर अगर हम 12 रुपये जो बैंक ने खुद सेट की थी एफपीओ के लिए, और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी कोई एफपीओ या क्यूआईपी इनके लिए प्राइस सेट किए जाते हैं, तब वो एक फेयर वैल्यू निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक सारे एनालिस्ट बैठकर एक कोई फेयर वैल्यू निकालते हैं और उस प्राइस पर होता है। और वही रीजन है कि जब एफपीओ का नाम आया था, चर्चा आई थी एफपीओ की, तब ये 30 के आसपास चल रहा था और वापस ड्रैग होकर ये 12 पर आ गया, क्योंकि लोग समझ गए इसकी वैल्यू ही 12 रुपये है। पर अब जब ऊपर आ रहा है, तो मैंने आपको कहा कि शेयर्स एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं, डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है, और अगले 1-2 दिन अगर नीचे आए तो यहाँ भी डिलीवरी ऊपर उठाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उठा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर, ये जानना तो मुश्किल है। तो अब मैं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे अब अगस्त का महीना खत्म होगा, तब शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टिंग है वो रूल आउट हो जाएगी। फिर सिर्फ 2 टर्म के इन्वेस्टर बचेंगे अगर हम एफपीओ के प्राइस बैंड के रिलेटिव बात करें तो, या तो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। तो मीडियम टर्म किसका इंतजार करेंगे? जो अगला रिजल्ट आने वाला है उसका वेट करेंगे। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो भी आज हम देखेंगे। और जो लॉन्ग टर्म होंगे, उनका रीजन ये हो सकता है या तो उनको बैंक से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि नॉर्मल हो जाएगा, कि दोस्तों गवर्नमेंट होती है वो बड़े बैंक्स को कभी डूबने नहीं देती है, उससे कंट्री के जो इकोनॉमिक स्टेटस है उस पर एक धब्बा आ जाता है, क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है। तो इसलिए उम्मीद है इसको डूबने तो नहीं देंगे। पर एक जो मेन चीज यस बैंक को करनी है वो है अपने इन्वेस्टर्स का विश्वास जीतना। तो वहां पर एक मेन हर्डल आता है। और जैसे जैसे आप रिटेल इन्वेस्टिंग में इसके रेवेन्यू, इसके प्रॉफिट्स देखने लगे इंप्रूव हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि बैंक नॉर्मलाइज हो रहा है। इस बार भी जो क्वार्टर आया था उसमें इसके रिटेल इन्वेस्टिंग में काफी ज्यादा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। हालांकि ओवरऑल लॉस बनाया था रिटेल इन्वेस्टर्स में, उसमें एनपीएस भी इंक्लूडेड थे, पर वहां पर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी लास्ट ईयर जो केसेस हुए थे, इश्यूज हुए थे उसके बाद। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है दोस्तों। अगर हम देखें लास्ट टाइम कितनी डिलीवरी उठाएगी, तो आप देखिए 19 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, उन्होंने सेल किए, बाई किए, और उनमें से 11 करोड़ शेयर्स हैं वो दिन खत्म होते होते एक ही हाथ में रह गए, यानी 59% डिलीवरी उठाई जा रही है। तो भैया अगर कुछ टाइम तक के नीचे आकर फिर बढ़ता है, तो जो इस प्राइस पर उठा रहे हैं उनको तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी साइट पर लाता हूँ, यस बैंक की ये साइट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने अपने माइलस्टोन्स बताए हैं पिछले 4 महीने में, यानी जब से रिवाइव हुआ है, आरबीआई ने सपोर्ट दिया है, एसबीआई ने सपोर्ट दिया है, तब से कहाँ का इंप्रूवमेंट हो रही है। हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या नंबर देखना है जैसे जैसे आगे टाइम आएगा, आगे रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ आप देखिएगा कि 15,000 करोड़ का इन्होंने एफपीओ उठाया था, और उसके बाद इसकी जो कैपिटल इक्विटी टायर रेशो है वो 13.4 हो गई दोस्तों। वो इनके रिजल्ट में बताया था कि जो जून 2020 का रिजल्ट था उसमें 6% के आसपास चल रही थी, यानी जो 15,000 करोड़ उठा गए हैं उसने इसकी सीईटी रेशो काफी ज्यादा उठा दी है, डबल कर दिया, लगभग 13.4%। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज यस बैंक को करनी है वो है इस पैसे का अच्छे से इस्तेमाल करना।
यानी एनपीएस कम से कम देना। अब दोस्तों आपको मैंने बताया कोविड सिचुएशन चल रही है, तो इससे क्या बुरा असर हो सकता है। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो आसानी से इस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता था, क्योंकि आप जानते हैं लोग लोन्स तो लेते ही हैं, तो आप डायरेक्टली देख सकते थे कि लोग इसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं नहीं। पर कोविड सिचुएशन में एक और फैक्टर वो आ जाता है कि लोग क्या अब लोन्स देने जा रहे हैं, क्या क्या लोगों के पास इतना पैसा है कि वो एफडी में जमा कर रहे हैं पैसे, या फिर लोन्स उठा रहे हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटी है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कई बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, और कोविड के लिए जो जो ऐसे बिजनेस हैं जिन पर सिर्फ लॉकडाउन का असर था वो हमें दिख चुका है। पर जो बैंकिंग सेक्टर है, ये ऐसे बिजनेस है जहां पर अभी हमें असर दिखना शुरू होगा, क्योंकि आप जानते हैं 90 दिन में तो लोन का पैसा चुकाना ही होता है, तो 3 महीने वही हो गए। और उसके बाद इन 90 दिनों में कई लोगों के साथ काफी घटनाएं घट चुकी होंगी कोविड की वजह से। नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, उनकी नौकरी जा सकती है, बिजनेस जा सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो उसकी वजह से अब बैंकिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जब बैंक क्या करता है, पैसे लेता है डिपॉजिट की तरह, उसको बाहर प्रोवाइड करता है लोन की तरह, और जो माइनस हो जाता है मार्जिन, वो इसके प्रॉफिट में जुड़ता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्टर है जिसका हमें यस बैंक के रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। जो अगला नंबर है वो है 45 करोड़ का। दोस्तों ये काफी पॉजिटिव रहा था, इसकी वजह से यस बैंक थोड़ा ऊपर उठना शुरू हुआ था। आप जानते हैं कि जब इसका रिजल्ट आया तभी ये 10 या 11 रुपए के आसपास चल रहा था, और उसके बाद इसने ऊपर की तरफ छलांग मारी थी। और टोटल डिपॉजिट्स आप देखें तो 1,17,360 करोड़ के हैं, और 11.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। यानी वो महीना जनवरी से लेकर मार्च का महीना जब काफी केसेस चल रहे थे, तो उसके बाद भी 11.4% जो ग्रोथ दिखाई दे रही है काफी इंपॉर्टेंट है। पर एक जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है कि यस बैंक का जो अपने पुराने इमेज के साथ कंपटीशन है वो तो है ही, पर जो बाकी बैंक्स हैं उनके साथ भी कंपटीशन है, और वो भी लगातार ग्रो कर रहे हैं, नई स्कीम्स ला रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आप यहाँ देख सकते हैं कासा रेशो, यानी बैंक के कैपिटल और सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे हैं उसको टोटल डिपॉजिटरी से परसेंटेज निकाली जाए तो कासा रेशो आ जाती है, और ये 25.8%। अब दोस्तों ये ज्यादा होनी अच्छी होती है, और ऐसा क्यों? क्योंकि जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है और जो सेविंग्स अकाउंट है, उन दोनों अकाउंट पे बैंक को बहुत ही कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए अगर ये ऊपर हो तो वहां पे बैंक का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। अब आप इसको एच डी एफ सी से कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर हम मार्च 31 2020 का ले लेते हैं, लास्ट क्वार्टर का ले लेते हैं जो 2020 का था, वहां इसकी 42% थी। तो ये आप देखिए दोस्तों कि यस बैंक का कंपटीशन सिर्फ अपनी पुरानी इमेज के साथ ही नहीं बल्कि इन बैंक्स के साथ भी है, कि कस्टमर तो एक ही जगह डिपॉजिट करेगा, एक इंडिविजुअल के लिए एक ही बैंक होगा, और ऐसे में यस बैंक के लिए इमेज बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये नंबर्स है जिनसे आपको लॉन्ग टर्म में इसको कंपेयर करना चाहिए। 42% है एच डी एफ सी की, और इसकी इंप्रूव होकर अभी 25.8 आ गई है, और आगे एनपीएस कम करे तो वो और अच्छी बात है। यहाँ अगर आप देखें नेट एनपीए दे रखा है 4.96%। अगर एच डी एफ सी की बात करें तो उसका मार्च 2020 क्वार्टर में 1% से नीचे चल रहा था ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी इसके लिए अभी लंबा रास्ता बाकी है, अगर इसको एक सस्टेनेबल बैंक बनना है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में बिल्कुल बन सकते हैं इसके लिए, पर उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और यही नंबर्स हैं 3 से 4 से 5 ऐसे नंबर्स जो आपको बताएंगे, जो आपको इंडिकेट करेंगे कि बाकियों से कैसा कंपेयर कर रहा है। अब दोस्तों उन लोगों की बात करते हैं जो काफी हाई प्राइस पर फंसे हुए हैं इन पे। मैं बता रहा हूँ जैसे 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा है नहीं है कि एक भी ऐसे इन्वेस्टर नहीं जो नहीं फंसा हुआ, जरूर कुछ होंगे जो हाई प्राइस पर फंस गए होंगे और फिर लॉकिंग पीरियड में चला गया। तो वो क्या कर सकते हैं? तो एक काम वो कर सकते हैं दोस्तों कि वो अपनी एवरेज नीचे ला सकते हैं, क्योंकि अगर कोई 100 रुपए पर फंसा है तो 15 रुपए से 100 तक जाना काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। आने वाले कुछ छोटे टाइम में, तो लंबे टाइम में जरूर जा सकता है, 100 पार भी जा सकता है, पर ऐसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको खेलना चाहिए स्टॉक मार्केट में सिर्फ। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो समझिए किसी के पास 100 रुपए पर 1000 शेयर थे, तो 100 रुपए पर 1000 शेयर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो गया 1 लाख रुपए। तो समझ लिए किसी के पास 1 लाख रुपए डला भाई इस बैंक में, और अब 15 रुपए चल रहे हैं, तो आप 15 रुपए मान सकते हैं। 15 रुपए पर आप देखिए कि वो वैल्यू 15,000 होगी, यानी 85% वैल्यू ऑलरेडी लूज कर चुका है वो आदमी। तो अगर हम देखें, समझिए उसने 15 रुपए पर 1000 शेयर और खरीदे इस उम्मीद पर कि बैंक कुछ टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो अमाउंट कितनी होगी? 15,000। तो पहले का 1 लाख और अब का 15,000 मिलाकर टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 1,15,000। ठीक है जी, तो ये टोटल अमाउंट आपकी 1,15,000 आ गई। और टोटल शेयर्स कितने हो गए आपके पास अब? पहले के 1000 और अब के 1000, यानी 2000। तो टोटल आपकी जो एवरेज आ गई वो है 57.5।
तो एक तरीका ये हो सकता है जल्दी से अपना पैसा रिकवर करने का, क्योंकि 15 से 100 जाने में जो चांसेस हैं वो कम है, लेकिन 15 से 57 जाने में, 50 जाने में, 60 जाने में ये चांसेस थोड़े ज़्यादा है अगले आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में, अगर बैंक की परफॉर्मेंस इंप्रूव रही तो। और मैं दोस्तों यही कहूँगा आपसे कि आप उतना ही रिस्क कीजिए इस पे जितना आप सस्टेन कर सकते हैं, कि जो आदमी 1 लाख में से 15,000 बचे हैं सिर्फ, यानी 85% वैल्यू ऑलरेडी गवा चुका है, तो वो 15,000 का रिस्क और ले सकता है अपनी एवरेज लाने में। प्रॉफिट भी बुक ना कीजिए, आप उसमें बाद में सोच सकते हैं वो, पर कम से कम जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपकी वापस मिल जाए। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई कि ये तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो अपना पैसा वापस इसमें बचा सकते हैं या फिर पैसा वापस ला सकते हैं, आप बोल सकते हैं। तो ये था दोस्तों यस बैंक का लेटेस्ट एनालिसिस। आने वाला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और अपर सर्किट लग जाए इसमें तो उम्मीद है कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहेंगे, जो एफपीओ पर थे वो बने रहेंगे, कुछ लोग वापस प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो अब इसने एक हिसाब से 17 का रेजिस्टेंस बना ही दिया है, जैसी परफॉर्मेंस रही है तो वो तोड़ता है तो उसके बाद अपर रैली मिल सकती है। और नीचे मैंने आपको बताया है कि 14 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, 14 रुपए का लेवल, तो वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये थी दोस्तों इस बैंक की लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।